हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितेश, सर्किल बेस्ट ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, भारत की न्यायपालिका। और उसमें मैं आज सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में इसमें जजों की नियुक्ति, पदमुक्ति और कॉलेजियम व्यवस्था, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। आइए समझते हैं और इससे आने वाले प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आप सबों को मालूम है कि भारत की न्यायपालिका जो है वो एकल और एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात इसके सुप्रीम में जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और सेशन कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिवीजनों में, अलग अलग डिवीजनों में बटा हुआ है। इसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 में है और संविधान में जो वर्णित है उसमें ये है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश मिलकर बनेगा, जो कि संसद समय समय पर निर्धारित करेगा। मतलब जब हम संविधान के अनुसार इसकी चर्चा करते हैं तो संविधान में यह उल्लेखित था, अर्थात कार्यपालिका जो है, संसद मतलब कार्यपालिका जो है ये निर्धारित करती थी कि मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, अन्य न्यायाधीश कौन होंगे, कितने जज होंगे आदि। तो शुरुआती चरण में टोटल जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान स्थिति की बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं और कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यताएं हैं? तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक जज रह चुका हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, क्योंकि जजों का, मुख्य न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र भी होता है, तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक जज रहा हो, या एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या एक परंपरागत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता, मतलब उसको कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी हो, राष्ट्रपति की नज़रों में वो एक पारंगत विधिवेत्ता हो, तो वह जो है भारत का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष का होता है। 65 वर्ष की आयु तक वो जो है न्यायाधीश काम कर सकते हैं। वेतन जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन जो है वो 2.8 लाख है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है वो 2.5 लाख है। अब नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। तो नियुक्ति का भी उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में है और नियुक्ति के संबंध में जो संविधान में उल्लेखित है उसमें जो शब्द हैं वो ये हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो वो उचित समझे। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। लेकिन परामर्श बाध्यकारी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब परामर्श करेगा लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है, ऐसा हमारे संविधान में लिखित था। तो इस पर, लेकिन उसी समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की थी कि जो जज सबसे ज़्यादा वरिष्ठ है उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। ये एक परंपरा शुरू की गई थी उन लोगों के द्वारा, और चूँकि उस समय जो है पूरी तरह से विस्तृत चर्चा होती थी जजों की नियुक्ति में, तो कार्यपालिका नियुक्ति तो करती थी लेकिन बहुत ही निष्पक्ष और साफ सुथरा था। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, इसमें बुराइयां आने लगी और इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति में वरिष्ठता को त्याग दिया गया और जो वरिष्ठतम जज थे उसको मुख्य न्यायाधीश न बनाकर
अपने चहेते को मुख्य न्यायाधीश बनाएगा, अर्थात जो मतलब राजनीतिकरण हो गया, जजों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का राजनीतिकरण हो गया। तो फिर इस पर एक केस हुआ, एसपी गुप्ता केस 1982, जिसको कि फर्स्ट जज केस कहते हैं। तो इसमें यह पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति को जो मुख्य न्यायाधीश परामर्श देते हैं वो बाध्यकारी है या सहमति है। तो न्यायालय के अनुसार जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, लेकिन परामर्श बाध्यकारी नहीं है। परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में समाहित। मतलब उस समय जब ये एसपी गुप्ता केस हुआ तो उसमें ये कहा कि परामर्श जो है बाध्यकारी नहीं है, परामर्श दे सकता है, मतलब कार्यपालिका को नियुक्ति का अधिकार उस समय भी बना रहा और ये सिलसिला चलता रहा। फिर आगे एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, जिसको कि सेकंड जज केस कहते हैं, 1993 में। तो इसमें क्या हुआ कि न्यायालय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाए, ये उल्लिखित किया गया। जब ये केस हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया तो उसमें साफ शब्दों में कहा कि जो है एससी के जज की नियुक्ति में और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का नियम पालन किया जाए और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय टीम बनाई गई, समिति बनाई गई, जिसमें कि अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश थे और 2 वरिष्ठतम जज। मुख्य न्यायाधीश को उसमें प्राथमिकता दी गई, मतलब मुख्य न्यायाधीश को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया नियुक्ति में। मतलब 3 सदस्यीय कमेटी तो बनी, लेकिन प्राथमिकता मुख्य न्यायाधीश के ही डिसीजन को दिया गया और राष्ट्रपति जो है वो कॉलेजियम की परामर्श को मानने के लिए बाध्य हो गया। अर्थात अब जजों की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश ही आने लगे। फिर इस पर एक और केस हुआ जिसको कि थर्ड जज केस कहते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जज केस 1998। इसमें क्या हुआ कि न्यायालय के अनुसार जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम के सलाह पर की जाएगी, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ। अब जो है इसे 3 सदस्य की जगह 5 सदस्य बना दिया गया, जिसमें कि सीजीआई अध्यक्ष रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही अध्यक्ष बनाया गया और 4 वरिष्ठतम जज को भी नियुक्त किया गया। और इसमें यह बाध्यकारी बना दिया कि वरिष्ठतम जो है सीजीआई का जो है सहमति अनिवार्य, अर्थात इसमें जो है बहुमत के आधार पर जजों की नियुक्ति करने का प्रावधान लाया गया, लेकिन ये बाध्यकारी बना दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश की सहमति हो। अर्थात अगर 3 जज मिलके बहुमत करते हैं जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो वो नियुक्ति वहाँ नहीं हो सकती है। तो ये थर्ड जज केस था और इसके अनुसार ऐसी व्यवस्था बनाई गई। तो कॉलेजियम की बहुत आलोचना हो रही थी, इससे जो है कहा जा रहा था कि न्यायपालिका में जो है भाई भतीजावाद बढ़ रहा है और विश्व के अधिकांश देश जो है वो प्रशासनिक नियुक्ति, मतलब वो कार्यपालिका ही करती है। भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जहां जजों की नियुक्ति सिर्फ जज ही करते हैं। तो इसके बाद जो है भारत संसद ने जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई तो संसद ने जो है वर्तमान सरकार ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 99वां संविधान संशोधन, और उसके तहत एक जो है कमीशन बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं। इसमें जो है 6 सदस्यीय ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 6 सदस्यीय हुई, जिसमें कि अध्यक्ष सीजीआई को ही बनाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही। लेकिन इसमें जो 5 सदस्य थे उसमें 2 वरिष्ठतम जज, 1 भारत का लॉ मिनिस्टर और 2 सदस्य जो थे वो इमिनेंट पर्सन थे, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिसकी नियुक्ति के लिए एक अलग से समिति बनाई गई, जिसमें कि 3 सदस्य थे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कमेटी क्या करती कि ये 2 सदस्यों को मनोनीत करती, जो 2 इमिनेंट पर्सन को
मनोनीत करती, तब वो एनजेएसी का पूरा एक 6 सदस्यीय टीम बनती और वो फिर जजों को नियुक्त करती। लेकिन एनजेएसी के द्वारा किसी ऐसे नाम की सिफारिश नहीं की जाती जिसमें कि 2 सदस्य ने मना कर दिया। अगर 2 या 2 से अधिक सदस्य की असहमति हो तो ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये एनजेएसी में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में ये व्यवस्था की गई। तो इसको जो है फिर एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रिकॉर्ड एसोसिएशन ने 2015 में इस चीज़ को जो है एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना निर्णय दिया और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको जो है वो रद्द कर दिया और पुनः कॉलेजियम प्रणाली ही लागू हो गई। 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताया गया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता था और साथ ही साथ कॉलेजियम प्रणाली को हटा दिया गया तो न्यायपालिका में नियुक्ति का राजनीतिकरण हो जाएगा, इसीलिए इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया गया। तो यही था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए लास्ट, ये पद मुक्ति, जजों की पद मुक्ति कैसे होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य कोई भी न्यायाधीश हो, उसको 2 ही आधार पे पदमुक्त किया जा सकता है। मतलब पदमुक्ति किया जा सकता है, साबित कदाचार, अगर उनका कदाचार साबित हो जाए, या अक्षमता कि वो जो है उस पद का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो फिर उनको जो है हटाया जा सकता है। लेकिन इतनी आसान भी नहीं हटाना, उसके लिए प्रक्रिया है। क्या है? तो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा। अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। इसकी जांच लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। मान के चलिए अगर किसी संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव ले आया गया, तो उसके बाद अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा में लाया गया तो सभापति पहले जज को जो है न्यायाधीश को एक नोटिस भेजेंगे 14 दिन का। उसके बाद नोटिस का अगर जवाब नहीं आता है या जो भी होता है, उसके बाद एक कमेटी का गठन करेंगे 3 सदस्यीय, जिसमें कि अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का सेवारत जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक पारंगत विधिवेत्ता होंगे। ये तीनों मिलके जांच समिति गठन किया जाएगा और ये जांच समिति जो है जांच करेगी का साबित कदाचार या क्षमता संबंध में जो जिस संदर्भ में है उसकी जांच करेगी। और अगर निर्दोष पाया जाता है तो वो प्रस्ताव उसी समय समाप्त हो जाएगी। जो राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है वो प्रस्ताव जज को हटाने का वो उसी समय समाप्त हो जाएगी। और यदि दोषी साबित होता है तो प्रस्ताव के लिए दोनों सदनों में मतदान होगा और मतदान होने के बाद विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों में से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत द्वारा अगर दोनों सदनों में पास हो जाएगा तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर राष्ट्रपति उस जज को पदमुक्त करेंगे। तो इस प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य न्यायाधीशों की पदमुक्ति होगी। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आगे इस विषय पर और कार्य आदि, जजों के, मुख्य न्यायाधीश के कार्य, हमारे न्यायालय की व्यवस्था आदि पर विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।